ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए किसी रैंडम डोनर से ब्लड लेकर किसी रैंडम रेसिपिएंट में ट्रांसफ्यूज़ नहीं किया जा सकता है। उससे पहले हमें उन दोनों के ब्लड ग्रुप मैच कराना पड़ेगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर मैच नहीं कराएंगे तो शायद रेसिपिएंट की जान जा सकती है। आपको पता है 4 ब्लड ग्रुप्स हैं, ए बी और ओ। तो और डीप में देखेंगे तो एक्चुअली 8 ग्रुप्स हैं, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। तो ये ए बी और ओ क्या है, क्यों है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, और मोर इम्पोर्टेंटली उनके आगे लगने वाला पॉजिटिव या नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन अगर बिल्कुल सरल भाषा में समझना हो तो ए और बी बेसिकली 2 एंटीजेंस हैं जो हमारे रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे होते हैं, और एंटीजेंस प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, और एंटीबॉडीज़ भी प्रोटीन्स होती हैं जो हमारे एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं। हमारे एंटीजन के पास इतनी एबिलिटी है कि वो सेल्फ एंटीजन या जो हमारे बॉडी में पहले से प्रोड्यूस की एंटीजेंस हैं और जो फॉरेन एंटीजेंस है, जो बाहर से आए हुए एंटीजेंस हैं, उनके बीच में डिफ्रेंशिएट कर सके। कहीं ऐसा ना हो जाए कि खुद के बॉडी के एंटीजेंस को ही डिस्ट्रॉय करने में लग जाए। वैसे ऐसा होता है, बहुत केसेस में ऐसा होता है, उससे कई सारी बीमारी वगैरह होती हैं, और इन बीमारियों को कहते हैं ऑटो इम्यून डिसीजेस। इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है मायस्थेनिया ग्रेविस। तो अगर आपके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन ए है तो आपका ब्लड ग्रुप ए होगा, और अगर एंटीजन बी है तो आपका ब्लड ग्रुप बी होगा, और अगर ए और बी दोनों एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और अगर दोनों में से कोई भी नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप ओ होगा। ओ कोई एंटीजन नहीं है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके इम्यून सिस्टम के लिए जो एंटीजन ए है वो सेल्फ एंटीजन होगा, और एंटीजन बी फॉरेन एंटीजन होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको बी ग्रुप का ब्लड दिया जाएगा तो आपका इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएगा और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, जबकि अगर ब्लड ग्रुप ए दिया जाएगा तो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेगा। उसी तरीके से अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो अगर आप बी ग्रुप का ब्लड देंगे तो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और अगर ए ग्रुप का ब्लड दिया जाए तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आपके लिए एंटीजन ए और बी दोनों सेल्फ एंटीजन होंगे। तो अगर आप ब्लड ग्रुप ए दें या ब्लड ग्रुप बी दें या ब्लड ग्रुप ए बी दें, तीनों को वो एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि सारे एंटीजन्स उसके लिए सेल्फ एंटीजन है। अब अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आपके पास कोई एंटीजन है नहीं, तो सारे एंटीजन्स आपके लिए फॉरेन एंटीजन होंगे, इसलिए आपको ना ही ए ग्रुप का, ना ही बी ग्रुप का, ना ही ए बी ग्रुप का ब्लड एक्सेप्ट किया जाएगा। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ओ ग्रुप का ब्लड ही एप्लीकेबल है। अब क्योंकि ओ ग्रुप के ब्लड में कोई एंटीजन होता नहीं है तो किसी को भी डोनेट किया जा सकता है, क्योंकि जब उसमें कोई एंटीजन है ही नहीं है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ क्या बनेंगी। इसलिए ओ ग्रुप के ब्लड को हम लोग यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और दूसरी तरफ ए बी ब्लड ग्रुप जो है उसके लिए सारे एंटीजन सेल्फ हैं, तो कोई सा भी ब्लड दे दीजिए वो सबको एक्सेप्ट कर लेगा, इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। बट प्रैक्टिकली देखा गया कि ये बात उतनी सही नहीं है। मतलब सारे ओ ग्रुप के ब्लड यूनिवर्सल डोनर्स नहीं रहे और सारे ए बी ग्रुप के ब्लड यूनिवर्सल एक्सेप्टर नहीं थे। तो यहाँ पर रोशनी में एक और एंटीजन आ जाता है जिसको रीसस एंटीजन कहते हैं या फिर डी एंटीजन कहते हैं। ये सबसे पहले रीसस मंकीज में पाया गया था, इसलिए इसका नाम रीसस पड़ गया है। ये एंटीजन लगभग 80% लोगों में पाया जाता है और बाकियों में नहीं पाया जाता है। अगर ये एंटीजन मौजूद है तो आपका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होगा, और अगर ये नहीं पाया जाता आपका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव होगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव है तो आपके ब्लड में रीसस एंटीजन पाया जाएगा, और अगर आपका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव या ओ नेगेटिव है, इसका मतलब आपके ब्लड में RH एंटीजन नहीं है। अब ये सारे एंटीजन्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों हैं, और ट्रांसफ्यूजन से पहले इन दोनों का मैच कराना इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। तो होता है क्या कि अगर आपको किसी इनकम्पैटिबल ब्लड ग्रुप का ब्लड दे दिया जाए तो आपका इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएगा और ब्लड डिस्ट्रॉय हो तो जाएंगे, बट ब्लड डिस्ट्रॉय होने के बाद वो क्लॉट्स फॉर्म कर लेते हैं, और ये क्लॉट्स आपके ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से खून पास नहीं हो सकता है या फिर बहुत ही कम खून पास होता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह आ सकती हैं। और अगर ये क्लॉट्स आपके दिल तक पहुँच गया तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। अब अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो इन क्लॉट्स को बस्ट करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेस या फिर TPA दिया जाता है। वैसे इस ब्लड ग्रुप की इनकम्पैटिबिलिटी एक जगह और आती है, प्रेगनेंसी के वक्त। ये तब होता है जब मम्मी का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव होता है और डैडी का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होता है। अब बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर नेगेटिव रहा तो कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है, पर अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव रहा तो यहाँ पर दिक्कत वाली बात आती है। वैसे मम्मी का और बच्चे का खून कभी मिक्स नहीं होता है, उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होती है एक बैरियर के थ्रू होती है जिसको प्लेसेंटा कहते हैं।
लेकिन डिलीवरी के वक्त बच्चे का थोड़ा बहुत खून माँ के अंदर चला जाता है। अब क्योंकि मम्मी RH नेगेटिव है तो वो RH पॉजिटिव के खून के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। वैसे ये वाला बच्चा तो सेफ रहेगा, बट जो अगली प्रेगनेंसी होगी उसमें ख़तरा होगा। अब क्योंकि पिछले प्रेगनेंसी की वजह से मम्मी के अंदर RH एंटीबॉडी होती हैं, ये एंटीबॉडीज़ इतने छोटे होते हैं कि वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं और ये दूसरे बच्चे के ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और वहाँ पर जाके बच्चे के ब्लड को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस चीज़ को कहते हैं हीमोलिटिक डिसीज़ ऑफ न्यूबॉर्न या HDN। इससे बच्चे को जॉन्डिस वगैरह हो सकती है, एनीमिया वगैरह तो होगी ही, और अगर सही से ट्रीट नहीं किया जाए तो बच्चे की जान भी जा सकती है। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए पहली प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद ही मम्मी को anti-RH एंटीबॉडी दिया जाता है, जिससे RH एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब क्योंकि डिस्ट्रॉय हो जाता है तो कोई एंटीबॉडी बचता नहीं है, जब कोई एंटीबॉडी बचता नहीं है तो दूसरा बच्चा ख़तरे से बाहर होता है।